हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मडीवियल हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत, और उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1451 एडी से लेकर 1526 एडी तक। 1526 एडी में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसके साथ ही दिल्ली सल्तनत जो है पूरी का पूरा खत्म हो जाता है। राइट। लोधी डायनेस्टी से पहले हमने जो डायनेस्टी डिस्कस करी थी वो कौन सी थी? वो थी सैयद डायनेस्टी। तो इससे पहले हमने सैयद के बारे में डिस्कस करा था। सैयद के बाद कौन आए? लोधीज। तो इसके जो फाउंडर है लोधी डायनेस्टी के, वो कौन थे? वो थे बहलोल लोधी। राइट। बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड है वो रहा है 1451 एडी से लेकर 1489 एडी तक का। राइट। 1451 से 89 तक का। और ये जो लोधी डायनेस्टी थी, ये इंडिया की पहली अफगान डायनेस्टी भी थी। इंडिया की पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी। अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। राइट। अब जब जिस टाइम पे सैयद जो थे रूल कर रहे थे इंडिया पे, उस टाइम पे जो लोधी थे वो रूल कर रहे थे सरहिंद पे। राइट। जब सैयद इंडिया में रूल कर रहे थे, उस टाइम पे जो लोधी थे वो कहाँ पे रूल कर रहे थे? सरहिंद पे रूल कर रहे थे। लेकिन बाद में जब ये पावर में आए, लोधी डायनेस्टी जो जब पावर में आई, उसके बाद इन्होंने अपने जो सल्तनत था, जो दिल्ली सल्तनत था, उसको रिवाइव करना शुरू करा। क्योंकि जो तैमूर इन्वेजन हुआ था ना, उसके बाद जो इंडिया था वो एक तरह से टूट गया था। क्योंकि जो तैमूर इन्वेजन का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो रहा है इंडिया पे रहा है। राइट। तो उसके बाद एक तरह से इनका जो दिल्ली सल्तनत था वो टूट गया था, तो उसको रिवाइव करने का काम इन्होंने फिर आगे शुरू करा। और उसके बाद इन्होंने जो शर्की किंगडम था, पूरा का पूरा जो शर्की किंगडम था, उसको अनेक्स करा और साथ ही अपने नाम के कॉइन्स भी इशू करे थे, जिनको नाम दिया गया बहलोल कॉइन्स। राइट। और ये जो बहलोल लोधी थे ना, ये कभी भी गद्दी पे नहीं बैठते थे। एक वो होता है ना थ्रोन बना हुआ, जिसपे जो किंग होता है वो बैठता है, अपने डिसीजन सुनाता है। तो जो बहलोल लोधी थे वो उस थ्रोन पे नहीं बैठते थे। ये कहाँ बैठते थे? जो इनके नोबल्स मिनिस्टर्स होते थे उनके साथ ये कारपेट पे बैठते थे। राइट। कारपेट पे अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठकर जो डिस्कशंस होती थी वो सारे करते थे। ये कभी भी थ्रोन पे नहीं बैठे। राइट। इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने रूल करा 1489 एडी से लेकर 1517 एडी तक। राइट। अब 3 लोधी रूलर्स हैं। कौन कौन से? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और थर्ड आएंगे हमारे इब्राहिम लोधी। और तीनों में से जो नोबलेस्ट रूलर रहे हैं वो कौन से थे? वो थे सिकंदर लोधी। राइट। इब्राहिम बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, तीनों में से जो नोबलेस्ट रूलर रहे हैं वो कौन थे? वो थे सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी का जो असली नाम था वो क्या था? वो था निजाम खान। सिकंदर लोधी का रियल नाम क्या था? वो था निजाम खान। और जो सिकंदर लोधी थे ये कौन थे? ये बहलोल लोधी के ही बेटे थे। राइट। रियल नाम क्या था? निजाम खान इनका रियल नाम था। 1504 एडी में इन्होंने बिहार और बंगाल वाला जो एरिया था उसको कॉन्कर करा, और इसके साथ ही एक नई सिटी भी बनाई जिसको नाम क्या दिया? आगरा। और बाद में आगरा को अपनी कैपिटल बना लिया। राइट। अब इनकी एक और खास बात है सिकंदर लोधी की, ये एक मुस्लिम फैनेटिक रूलर थे। मुस्लिम फैनेटिक मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रिलीजन को ही मानते थे। इनके अकॉर्डिंग और कोई भी रिलीजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जो थे उन्हीं को ही मानते थे। इसीलिए नागरकोट के अंदर जो ज्वालामुखी टेम्पल था, उस टेम्पल के अंदर जो सेक्रेड इमेजेस वगैरह थी उन सबको इन्होंने तोड़ दिया, और साथ ही साथ जो मथुरा के टेम्पल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स इन्होंने दिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर थे। इनके अकॉर्डिंग एक ही रिलीजन है, वो है मुस्लिम रिलीजन, और कोई रिलीजन नहीं है। तो इसीलिए जो टेम्पल्स वगैरह थे उनको इन्होंने तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। कहाँ कहाँ के? एक तो ज्वालामुखी टेम्पल की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया, दूसरा जो मथुरा टेम्पल था उसको तोड़ने के ऑर्डर्स भी इन्होंने दिए। इनका एक अपना एफिशिएंट एस्पियोनेज सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम था। एस्पियोनेज सिस्टम क्या होता है? एस्पियोनेज सिस्टम का मतलब होता है स्पाई सिस्टम। इन्होंने एक अपना एफिशिएंट स्पाई सिस्टम बना रखा था, अपने ही जासूस रखे हुए थे जो कि इनको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते थे। राइट।
एक एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम था इनका अपना ही, और इन्होंने ऑडिटिंग जो थी, अकाउंट्स की जो ऑडिटिंग होती है उसका काम भी इन्होंने अपने टाइम पीरियड में शुरू कर दिया। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की ऑडिटिंग भी यहाँ पे होनी शुरू हो गई थी। एग्रीकल्चर को इनकरेज किया, लैंड मेजरमेंट के लिए गजे सिकंदरी शुरू कर दी इन्होंने, गजे सिकंदरी इंट्रोड्यूस करी। ये खुद एक पोएट भी थे और इन्होंने बहुत सारी पोएट्री भी लिखी है। जो इन्होंने पोएट्री लिखी है वो किस में लिखी है? पर्शियन में लिखी है, राइट। खुद इन्होंने पोएट्री लिखी, कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन में लिखी। और जो इन्होंने पोएट्री लिखी है ना सिकंदर लोदी ने, वो इन्होंने अपने रियल नेम से नहीं लिखी बल्कि एक पेन नेम से लिखी है। देखो, एक तो होता है रियल नेम जो हम यूज करते हैं, दूसरा होता है पेन नेम जिस नाम से आप कोई दूसरा काम कर रहे हो। जैसे आज की डेट में एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होती है, तो उनका कई बार क्या होता है, रियल नेम अलग होता है, तो जो अपना वो आगे करियर परस्यू करते हैं तो वहां पे वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, जो होता है पेन नेम। तो यहाँ पे भी सेम वही बात हो रही है। जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने अपने रियल नेम से पोइट्री नहीं लिखी, इन्होंने अपने पेन नेम से पोइट्री लिखी है। पेन नेम क्या था इनका? गुलरुखी। अगेन इंपॉर्टेंट है, पेन नेम क्या था इनका? गुलरुखी। कुतुब मीनार की रिपेयरिंग भी इन्होंने करवाई थी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने रूल करा था 1517 एडी से लेकर 1526 एडी तक, राइट। और इन्होंने अपने टाइम पे जितना भी दिल्ली सल्तनत था उसकी एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में कर रखी थी। पूरी की पूरी पावर इब्राहिम लोदी के पास होती थी, जिसके चलते हुए इन्हीं की जो सल्तनत के कुछ नोबल्स थे वही इनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर इन्होंने अपने पास ले ली। तो इनके जो नोबल्स थे उनके पास कुछ ज्यादा पावर्स थी नहीं, तो इन्हीं के नोबल्स इनके अगेंस्ट हो गए। तो लास्ट में जो पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम पे, जो पंजाब के गवर्नर थे कौन थे? दौलत खान लोदी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबर को इनवाइट किया। किस लिए? इब्राहिम की पावर को खत्म करने के लिए। क्योंकि अब देखो, अकेले जो दौलत खान लोदी थे वो इब्राहिम लोदी इतने पावरफुल बने हुए थे, पूरी की पूरी पावर इनके हाथ में थी, तो ये कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए जो दौलत खान लोदी थे इन्होंने इन्वाइट किया बाबर को इब्राहिम लोदी को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को कैप्चर करा, लेकिन जो मेवाड़ के राणा संगा थे उन्होंने इनको हरा दिया, राइट। फाइनली बाबर को इनवाइट करा था दौलत खान लोदी ने। उसके बाद 1526 एडी के अंदर होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मार दिया, और इसके साथ ही पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उसका खात्मा हो जाता है, राइट। अब दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन होने के कुछ रीजंस यहाँ पे दे रखे हैं, क्यों दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ। अब वही बातें हैं, इंडियंस है, यूनिटी नहीं है, प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पूरी की पूरी पावर्स अपने पास राजा ने रखी हुई है, अपने हिसाब से काम चला रहा है, तो इतने काम एक अकेला बंदा तो नहीं कर सकता ना। तो ये कुछ रीजंस थे। वॉर्स ऑफ सक्सेशंस, आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं थ्रोन के लिए। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। इंपायर इन्होंने इतना ज्यादा बड़ा बना लिया कि उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनका अच्छा नहीं था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, इनके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, कभी कैपिटल चेंज कर रहे हैं, कभी करेंसी चेंज कर रहे हैं। तो इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे हैं सारे के सारे ही अनसक्सेसफुल रहे हैं। और ऊपर से तैमूर इन्वेजन होता है जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है इंडिया पे। इंडिया पे तैमूर से पहले जितने भी इन्वेडर्स आए थे उन्होंने इंडिया को इतना ज्यादा नहीं तोड़ा था जितना कि तैमूर इन्वेजन ने तोड़ा था। इनकॉम्पिटेंट नोबिलिटी, नोबल्स इतने अच्छे नहीं थे। ऊपर से जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने अपने टाइम पीरियड में स्लेव्स इतने ज्यादा इकट्ठे कर रखे थे, क्योंकि जहां पे भी कॉन्कर करते थे, जीतते थे, वहां पे जितने भी यंग बॉयज होते थे उनको ये अपना स्लेव बना लेते थे। तो स्लेव्स का जो नंबर था बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके चलते हुए फाइनली जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म हो जाता है, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था उस टाइम पे। अब जो तुर्किश सुल्तान थे
इंडिया के अंदर जो भी तुर्किश सुल्तान थे वो खुद को क्या मानते थे, उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर रखा था, ल्यूटिनेंट्स ऑफ पेनफुल। ल्यूटिनेंट्स ऑफ पेनफुल वो क्यों बुलाते थे खुद को, क्योंकि उनका मानना था, कहते हमें बगदाद का खलीफा तो आपने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल पोजीशन आपने दे दी है। बगदाद का खलीफा, खलीफा मतलब पूरा एक गॉड बना दिया है आपने, लेकिन उसके चलते हुए एक हमें सिर्फ मॉरल पोजीशन दी है आपने, इसके अलावा हमें इसके कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं एज अ खलीफा ऑफ बगदाद इंडिया के अंदर, राइट। अब जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स थी, लीगल पावर्स थी या मिलिट्री पावर्स थी, सारी की सारी किसके पास होती थी, सुल्तान के पास होती थी, जो किंग होता था, जो रूल करता था। तो पूरी की पूरी पावर, एडमिनिस्ट्रेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुल्तान ने अपने सिर पे ले रखी थी, राइट। मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर इन चीफ कौन होते थे, सुल्तान होते थे, राइट। तो इसके बाद जो कंट्री थी, जितनी भी कंट्री थी, तो कंट्री को इन्होंने डिवाइड कर रखा था इक्तास में, कंट्रीज को डिवाइड किया इक्तास में। और इस इक्तास का जो हेड होता था, इस इक्तास का जो हेड होता था, हेड कौन होता था, हेड को बोलते थे इकतदार। जो इक्तास का हेड होता था, हेड को बोलते थे इकतदार, राइट। और जो इकतदार कौन होते थे, बेसिकली इकतदार नोबल्स, ऑफिशियल, सोल्जर्स जो होते थे, यही होते थे, इनमें से ही अपॉइंट किए जाते थे इकतदार। और इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था इक्तास में एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना, वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन करना। तो ये काम होता था इकतदार का। और आगे इकतदार जो होते थे उनकी भी आगे फिर ट्रांसफर होती रहती थी, ऐसे फिक्स नहीं होता था कि ये वाला जो एरिया है ये एक ही बंदे के अंडर काम करेगा, तो इकतदार की भी आगे ट्रांसफर होती रहती थी, राइट। और वजीर, वजीर की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। पहले का अगर हम अर्लियर पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे जो वजीर होते थे वो मिलिट्री लीडर होते थे। अर्लियर टाइम पीरियड की बात करें तो वजीर कौन होते थे, बेसिकली मिलिट्री लीडर होते थे। लेकिन बाद में इनकी जो पोजीशन थी वो चेंज कर दी गई, इनको रेवेन्यू अफेयर का काम भी दे दिया गया। तो इनकम एक्सपेंडिचर को कलेक्ट करना, किस तरह से किधर इनकम आ रही, कहाँ से आ रही है, कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, तो इन सब को सुपरवाइज करने का काम किसको दे दिया गया, वजीर को दे दिया गया। मिलिट्री डिपार्टमेंट के जो हेड होते थे उसको क्या नाम दिया, अरीज ए ममालिक। मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो हेड होता था वो कौन था, अरीज ए ममालिक। अरीज का काम क्या होता था कि आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट करना, पेमेंट्स करना और इंस्पेक्शन करना, ये काम किसका होता था, अरीज ए ममालिक का। फिर एक और पोजीशन थी, कौन सी, दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत का काम क्या था, ये रिलीजियस मैटर्स को देखता था। कौन, दीवाने रिसालत। तो इसको प्रिजाइड ओवर करते थे चीफ सदर और चीफ काजी, राइट। तो जो भी यहाँ पे सिविल लॉज बनाए गए थे वो किस पे बेस्ड थे, वो मुस्लिम लॉ पे बेस्ड बनाए जाते थे। जितने भी सिविल लॉ बनते थे, मुस्लिम लॉ कौन सा, जो शरिया है, राइट। अब इनके टाइम पे इंटेलिजेंस एजेंट्स भी होते थे, जो रूलर्स थे वो अपने लिए इंटेलिजेंट एजेंट्स भी अपॉइंट करते थे। ये भी इन्होंने एक पोस्ट बनाई हुई थी इंटेलिजेंस एजेंट्स की। इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं, जो खुफिया एजेंसीज होती है, राइट, जो खुफिया जासूस होते हैं ना, जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं एम्पायर की, तो वो होते थे इंटेलिजेंस एजेंट्स। तो इनको बोलते क्या थे, इनको नाम दिया गया था ब्रीद्स का। ब्रीद कौन होते थे, इंटेलिजेंस एजेंट्स। तो पूरे एम्पायर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किंग के अगेंस्ट तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, अगर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, इन सब चीजों की जो इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता था, वो करता था बरीद। एक तरह का जो जासूसी का काम करता था वो, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे बरीद। वकील दर का काम होता था डेकोरम को मेंटेन करना। अब देखो डेकोरम तो आज की डेट में भी होता है ना। डेकोरम में क्या होता है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है उसके लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ लोग चाहिए होते हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, जितने भी मेंबर्स चाहिए, नोबल्स, मिनिस्टर्स जो भी होते थे उस टाइम पे, तो मिनिमम नंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स है उनको मेंटेन करने का काम किसका होता था, वकील दर का। तो डिकोरम, प्रॉपर डिकोरम को मेंटेन करने का काम होता था वकील दर का। और जो प्रोविंस होता था, यहाँ का जो प्रोविंस था, प्रोविंस को आगे डिवाइड किया शिक्स में। किस में डिवाइड किया, शिक्स में। और शिक्स का जो हेड होता था वो कौन था, शिकदार, राइट। आगे फिर एक और यूनिट थी
कौन सी? परगनास। परगनास क्या होता था? परगनास होता था ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस। 100 विलेजेस इकट्ठे होकर क्या बनाते थे? परगनास, राइट। जैसे ये एक परगना है तो इसके अंदर 100 विलेजेस आ जाते थे। 100 विलेजेस का ये जो ग्रुप होता था इसको बोलते थे पूरा का पूरा परगना, और दे आर हेडेड बाय द चौधरी, राइट। परगना को अमील भी हेड करते थे, अमील। और जो लैंड ऑनर्स होते थे उस टाइम पे, लैंड ऑनर्स को क्या नाम दिया गया था? खुद्स। तो ये उस टाइम की एक तरह की टर्मिनोलॉजी है जो टर्म्स यूज होती थी, जैसे लैंड ऑनर्स के लिए खुद्स यूज कर रहे हैं, परगना का हेड जो है उसको अमील जो है टर्म उनके लिए यूज करी है, शिक्स प्रोविंस को आगे डिवाइड किया छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसको नाम दे दिया शिक्स, एक टर्म यूज करी है ना। तो शिक्स का जो हेड है वो क्या हो गया? शिकदार हो गया। ब्रीद, ब्रीद्स कौन थे? इंटेलिजेंस एजेंट्स थे। तो ये क्या है? एक तरह की टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।